हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर 3 का। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी लेक्चर्स मिल जाए तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा लेक्चर नंबर जो भी आप देखना चाहते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 2 या जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं। उसके बाद अभिषेक साहू लिख करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जा रही है उसको चेक कर लेना, तो प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से सभी वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले, इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएं हर एक लेक्चर के, जो कि एकदम आसान से आसान भाषा में होते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कई बार आप जानते हैं कि लिंक काम नहीं करती है, तो आपको डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, मतलब रेजिस्टेंसेस का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें। तो आप ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना वैसे तो आसान होता है, लेकिन अगर हमारे पास सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचान पाना ये काफी मुश्किल होता है इस तरह की सर्किट में। तो अभी जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें मिलती है तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ही नहीं बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है, दैट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है भाई? ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। भाई किरचॉफ ने बेसिकली दो लॉ दिए। किरचॉफ ने पहला रूल दिया या पहला लॉ दिया किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद किरचॉफ ने दूसरा लॉ दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ और मैश लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है? अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अभी ये क्या होता है आप इसको समझो। देखो एक्चुअल में क्या होता है, किरचॉफ ने हमें ये बताया कि कभी भी, देखो पहले मैं आपको बताऊं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन का मतलब है मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू कंडक्टर। जंक्शन क्या है, आप यहां पर जो है यहां पे इसमें लिख दो, जंक्शन क्या है? जंक्शन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर देन और टू और मोर कंडक्टर। भाई एक जगह पे अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मीट करते हैं तो उस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। तो मान के चलो कि हमारे पास ये क्या है, ये एक जंक्शन है। क्लियर? अब किरचॉफ ने कहा कि भाई यदि हम किसी भी जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन पर कोई भी करंट ना तो स्टोर होता है और ना ही जंक्शन कोई भी करंट खुद से क्रिएट करता है। किरचॉफ ने कहा कि जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़कर चला जाएगा। दैट मींस करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर इस जंक्शन पे I1 करंट आया, I2 करंट आया और I3 करंट आया, तो उस जंक्शन से जो करंट गया, लेट्स से I4 और I5, तो आप ये देखेंगे कि जितना करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है। करंट लीविंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक, देखो तो यहां से हम समझ सकते हैं कि I1, I2 और I3, इन तीनों की जो वैल्यू है ये बराबर होगी I4 प्लस I5 के। तो यहां से हमें क्या पता पड़ा कि जितना करंट जंक्शन पे आया उतना ही करंट जंक्शन पे चला गया। तो एक्चुअल में जंक्शन पर कितना करंट बचा फिर? तो हमने कहा कि जंक्शन पर जो नेट करंट बचा, दैट नेट करंट इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन
इज इक्वल टू 0। और ये 0 कैसे हुआ? तो हमने जाना कि भाई ये 0 ऐसे हो गया कि करंट, आने वाले करंट को आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानोगे। हाँ, तो आप आने वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो और जाने वाले को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। मतलब जंक्शन पे सभी करंट का सम करेंगे तो 0 आना चाहिए। और उसके बाद हमने I4 और I5 को सेपरेट कर दिया तो कुछ इस तरह से हमें मिल गया। तो ये है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जो ये कहता है कि भाई जंक्शन पर जो भी करंट आएगा वो करंट जंक्शन को छोड़ के चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो फर्स्ट लॉ है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो आपको यहां पे लिखना चाहिए दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि कहता है कि भाई चार्ज को ना तो जंक्शन क्रिएट करेगा और ना ही डिस्ट्रॉय करेगा। यहां पर जो चार्ज आएगा बस वो ट्रांसफर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? हम इस रूल का, इस लॉ का जो यूज करेंगे दैट विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होगा तो इस प्रिंसिपल, इस लॉ की हेल्प से हम वो करेंगे। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएंगे। ये तो इसका फर्स्ट लॉ हुआ। अभी हम बात करेंगे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। अभी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इसको समझो जरा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है, जैसे मान के चलो कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, मैं थोड़ा सा येलो कलर का यूज करूंगा। अगर मेरे पास एक सर्किट है, लेट्स से ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी बना देता हूं मैं, ये लिखो, ये मेरे पास एक सर्किट हो गई। ठीक, अब आप ये देखें कि भाई यहां पर ना ये बैटरी है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, या मैं बोल सकता हूं कि EMF इसका E है। ठीक, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2। अब देखो, आप समझते हैं कि जब भी किसी भी जो है सर्किट में करंट, याद रखो, जब भी करंट के रास्ते में कोई भी रुकावट, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तब वोल्टेज चेंज होता है। याद रखो, मैंने ये नहीं कहा कि वोल्टेज ड्रॉप होता है कि वोल्टेज इंक्रीज होता है। मैंने आपसे ये कहा कि जब जब करंट के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आएगी, चाहे वो कैपेसिटर हो या फिर वो इंडक्टर हो या फिर वो रेजिस्टर हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, करंट के रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आने से पोटेंशियल चेंज होता है। जैसे अगर ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो भाई हायर टू लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहां से देखेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। ठीक, तो मैंने सिंपल सी शब्दों में क्या बोला, पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक, नाउ अभी समझो, ध्यान से देखना। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है, तो यहां पे देखना एक बार थोड़ा सा, कि अगर करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस आ गई तो करंट जब इस रेजिस्टेंस से पास होगा तो तब भी तो पोटेंशियल चेंज होगा। हमने कहा सर बिल्कुल होगा। फिर करंट घूमते हुए आया और इससे पास हुआ तो हमने कहा अब भी पोटेंशियल चेंज होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। अब करंट को बैटरी के, क्योंकि देखो एक पूरी साइकिल, चार्ज एक पूरी साइकिल करता है कि नहीं? अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव तक पहुंचा, अब उसको बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, तो भाई यहां से भी जाएगा तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, तब भी पोटेंशियल चेंज होगा। तो इस तरफ से हम देखते हैं कि एक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल कई बार चेंज होता है। जब जब उसके रास्ते में रुकावट आती है, रेजिस्टेंस आती है, बैटरी आती है, करंट जो पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता है। तो बस यही बात कही है किरचॉफ के सेकंड लॉ ने, कि एक बार पोटेंशियल यहां चेंज हुआ, एक बार पोटेंशियल कुछ यहां चेंज हुआ, एक बार पोटेंशियल कुछ यहां चेंज हुआ, तो हमने देखा कि भाई एक सर्किट में अगर हम सम करें सारे के सारे चेंज इन पोटेंशियल का, तो आप पाएंगे कि वो जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर आप इन सब का सम करें तो ये सम कितना हो जाएगा, एडिशन। अगर आप इन सभी चेंज इन पोटेंशियल को जोड़ दें तो ये सम कितना निकल के आएगा, 0। तो भाई यही चीज बोली गई, किरचॉफ ने बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of all change in potential
अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। किसी भी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज रास्ते में, किसी भी क्लोज नेटवर्क में आप देखेंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल्स का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कुछ समझ में आया? ठीक है, बोला सर ये जीरो हो जाएगा, हम मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल होगा ना कि आप देखो अगर ये जीरो हो रहा है तो भाई कोई चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी और कोई पोटेंशियल आपको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सारे के सारे ऐड करके तो जो सम है वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा कि भाई ये जो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस माइनस i4 माइनस i5 किया तब जाकर जीरो आया। अगर आप कुछ माइनस करते ही नहीं तब कैसे जीरो आता है ना। तो बस यही चीज है। तो यहां पर क्या है, हम ये बात करेंगे कि यहां पर कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं। ये साइन कन्वेंशन आप अगर समझ जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा किरचॉफ लॉ में किस तरह से हम जो है साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, साइन कन्वेंशन आपको अलग अलग बुक में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग साइन मिल जाएंगे। मैं आपको वो साइन बता रहा हूं जो आपको समझने में आसान होंगे। आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी आपके आंसर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो देखो पहली चीज क्या है कि ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है जिसको हम किरचॉफ का लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप लॉ या मैश लॉ। लूप लॉ। अभी देखो, अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप अगर यहां से घूम के यहां तक जाओगे वापस तो ये एक लूप बन जाएगा। अब समझो, तो अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो आप यहां से गए ए बी सी डी और ये ए, तो आपके पास इस लूप को पूरा करने के दो रास्ते हैं। या तो आप ए से डी तक जाएं, डी से सी तक जाएं, सी से बी तक और बी से वापस ए तक, या फिर आप ऐसे जाएं ए बी सी डी ए, तो ये लूप पूरा हो जाएगा, मतलब रास्ता पूरा हो जाएगा। तो ये जो कन्वीनियंस है ये हमारे हाथ में है कि हम क्लॉकवाइज जाना पसंद करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर ना हो तो इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेवर्सिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेवर्स का मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो याद रखिए कि जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे, ठीक, अगर हमारी डायरेक्शन इफ अवर डायरेक्शन, मैं इसको लिख देता हूं, इफ अवर direction of traversing is same as डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन और हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगर सेम है, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन वी टेक पॉजिटिव साइन। तो हम कैसा साइन लेंगे? तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम कैसा साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट, हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, सीधे सीधे काम की बात करेंगे। नाउ अभी ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन जब आप बैटरी को क्रॉस करेंगे, जब आप बैटरी से पास होंगे कैलकुलेट करते समय, देखो आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से आप यहां तक आए, उसके बाद आपको यहां से यहां तक ए तक पहुंचना है, तभी तो आपका जो पाथ है वो कंप्लीट होगा। तो अगर आप यहां से यहां पहुंचते हैं तो आपको बैटरी को क्रॉस करना पड़ेगा, और जब आप बैटरी को क्रॉस करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई यहां पर जो है आपको साइन लेना पड़ेगा। तो जब भी आप टर्मिनल में आप कैलकुलेट करते समय, देखो यहां पर पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, देखो आप ऐसे घूम के गए तो पहले आपको नेगेटिव टर्मिनल मिला और उसके बाद पॉजिटिव, तो जिस टर्मिनल से आप एंटर करेंगे वैसा साइन ले लेना। ठीक, ये हमारा मेथड है। क्लियर? अदरवाइज आपको दूसरी जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे आपको दो ही मेथड मिल सकते हैं, तो आपको जो मेथड सूट करे आप वो लेंगे। अदरवाइज मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जिस टर्मिनल में एंटर करें वो साइन लें। ठीक, द टर्मिनल of battery which comes first while traversing
ट्रेवर्सिंग मतलब हमारे चलते समय, हमारे कैलकुलेट करते समय जो बैटरी का जो टर्मिनल पास पहले आएगा हम वैसा साइन लेंगे। द टर्मिनल ऑफ बैटरी which comes first while traversing we will take that sign। ठीक, चलिए, तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर हम ट्रेवर्स करते समय यहां से यहां तक जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन अगर ये है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, और अगर हमारी डायरेक्शन ये है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। बस ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में रूल अप्लाई करके बताऊंगा और बताऊंगा कि भाई हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से किस तरह से ईएमएफ या फिर जो है करंट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं यहां पर एक छोटा सा मतलब कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल मैं आपको एक सर्किट बना के बता रहा हूं कि आप इस सर्किट में किस तरह से किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, तो ये मेरे पास एक बैटरी हो गई, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गई। ठीक, आसान शब्दों में बोलूं तो बस आपको दो बातें याद रखनी है। करंट के साथ और करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको नेगेटिव साइन लेना है। घूमते समय मतलब कैलकुलेट करते समय बैटरी का जो टर्मिनल पहले आ जाए वैसा साइन आपको यहां पर ले लेना है। तो चलिए, तो ए बी सी डी ई और ये एफ, किरचॉफ के सेकंड लॉ को जब भी आप अप्लाई करेंगे, जब भी जो है चार्ज या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप इस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि वहां पर किरचॉफ का फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो लॉ है वो फॉलो हो। मतलब जैसे आपने किसी भी बैटरी को पकड़ लो, ठीक, तो मैंने कहा कि भाई आपने क्या किया कि ये आपके पास एक बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ हो गया E1, ये बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ हो गया E2, यहां पर एक रेजिस्टेंस हो गई जिसकी वैल्यू हो गई R1, इसकी वैल्यू हो गई R2 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R। अभी देखिए, अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि यहां से इस बैटरी से करंट निकला I1, ये करंट यहां पहुंचेगा, इस बैटरी से करंट निकला I2, ये करंट यहां पहुंचेगा, ये I1 यहां से और I2 यहां से, ये जंक्शन पे पहुंचे। अब आप ये देख रहे हो जंक्शन पे कितना करंट पहुंचा, I1 प्लस I2, तो जंक्शन से बाहर कितना निकलेगा, जंक्शन से बाहर कितना निकलेगा, जंक्शन से बाहर निकलेगा I1 प्लस I2, मतलब जितना करंट जंक्शन पे पहुंचा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर। तो सर इसको एक काम करें, I3 लिख लें और यहां पे ऐसा कर सकते हैं I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस स्टेप। आपको मैं इस स्टेप को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अवॉइड करें। हमेशा याद रखें कि आपकी सर्किट में आप जब भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दिखे तो कोशिश करें कि वेरिएबल कम से कम आप रखो। कोशिश करें कि भाई अगर आपने I1 I2 ले लिया तो ज्यादा से ज्यादा जो इक्वेशन है वो I1 और I2 के टर्म के फॉर्म में ही हो। कोशिश करें कि तीसरा टर्म I3 ना ही आए या I4 ना ही आए या I ना ही आए। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि आपको इक्वेशंस कम से कम सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर आपने यहाँ पे I1 I2 I3 ले लिया होगा ना तो क्या होगा कि आपको जितने वेरिएबल बढ़ाते चले जाओगे उतनी इक्वेशंस आपको यहाँ पे सॉल्व करनी होती हैं। ये आपको अभी पता पड़ जाएगा। बस यही एक्सपीरियंस है, यही चीजें हैं जो आपको समझनी है कि किसी भी स्टूडेंट जो गलती बाद में करे उसको हम पहले से ही करा सकते हैं। क्लियर है? नाउ अभी देखिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर I3 रखने के बजाय मैं I1 और I2 लूंगा। तो भाई ये हो गया I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा। अब ये करंट आया यहां पर, अब आप ये देखेंगे इस जंक्शन पे कितना करंट पहुंचा, I1 प्लस I2। देखो आइडियल बैटरी क्या कहती है कि उससे जितना करंट जाएगा उतना ही करंट उसमें वापस जाएगा, है नहीं, मतलब जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट इसमें घूम के जाएगा। तो देखो इस जंक्शन पे करंट पहुंचा I1 प्लस I2 और यहां से इस जंक्शन से करंट यहां पे एग्जिट हो गया I2 और यहां पे देखो I1 प्लस I2 के में से एक पार्ट I2 यहां चला गया
और एक पार्ट वापस से I1 यहां चला गया। तो इस तरह से आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर लिया। अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, जरा इसको देखो। तो पहले हम खुद से एक डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। तो हमने मान लिया कि देखो मेरे पास यहाँ पर आपको कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखो कितने लूप हैं। तो भाई लूप का मतलब कितने क्लोज्ड पाथ हैं। तो आपको यहाँ पे 2 या 3 क्लोज लूप दिखाई पड़ने चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं तो ए बी सी एफ ए एक लूप, इसके बाद आप यहां से देख सकते हो एफ सी डी ई एफ, ये एक लूप हो गया। और आप यहां से देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब एक बार ये वाला लूप, एक बार ये वाला लूप और एक बार ये पूरा लूप हो गया। क्लियर है। तो आप किसी भी लूप में वर्क कर सकते हैं। तो हम छोटा छोटा करके काम करेंगे। तो लेट्स से मैंने ना यहां पर करंट के डायरेक्शन में कैसे लूंगा, जैसे करंट फ्लो हो रहा है ना, मैं कोशिश करूंगा वैसे ले लूं डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो ये देखो ये हो गई कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक, यहां पे भी मैंने कौन सी डायरेक्शन ले ली, क्लॉकवाइज। क्लियर है। नाउ अभी देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूं किरचॉफ लॉ की हेल्प से आप किस तरह से सर्किट को सॉल्व करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे, इन लूप, कौन से लूप में, इन लूप सबसे पहले ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। अभी देखो मैं आपको इसको सॉल्व करना एकदम आसान बना दूंगा, एकदम आपको आसानी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। देखो ए से लेके जब आप बी तक जाओगे, ध्यान से देखना, ए से लेके बी तक जाओगे तो आपके रास्ते में कुछ तो आएगा ना, आपके रास्ते में कुछ तो आएगा। ठीक, तो हमने कहा भाई क्या आया, ए से लेके बी तक जाते समय हमारे रास्ते में एक रेजिस्टेंस आई, मैं लिख दिया आर। और इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने कहा इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। अब आप ये देखो कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, यही डायरेक्शन ली है ना मैंने, हम जा रहे हैं ए टू बी और करंट भी जा रहा है ए टू बी। तो अगर मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं प्लस साइन लेता हूं, प्लस साइन ये लगा दिया। ठीक ना, अभी आ गए आप ए से लेके बी तक। अब देखो बी से लेके सी तक आ जाओ, क्या रास्ते में कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस आती है तभी पोटेंशियल चेंज होता है। अब आ जाओ सी से लेके एफ तक, ये वाली ब्रांच में, क्योंकि हमें तो पूरा लूप पूरा करना है। बी से लेके सी तक कुछ नहीं मिला, सी से लेके एफ तक आते हैं। अब देखो सी से लेके जब आप एफ तक जाओगे तो आपके रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी। हमने कहा कौन सी रेजिस्टेंस आई, तो आपने कहा सर ये रेजिस्टेंस है R2। इस R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो मैंने लिखा I2 R2। अब बात करते हैं साइन की। तो आप भी देखो हम कैसे चल रहे हैं भाई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। यहां पे देख लो हम जा रहे हैं फ्रॉम सी टू एफ और करंट भी फ्लो हो रहा है सी टू एफ। देखो जरा सी से लेके एफ तक, तो कौन सा साइन लेना है आपको, तो प्लस साइन लेना है। क्लियर नाउ, अभी देखो आप यहां तक आ गए रेजिस्टेंस R2 को क्रॉस करके। अब आपको कहां पहुंचना है, बोला यहां से सेल को पास करना है। तो आप ये देखो कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ते समय सेल के कौन से टर्मिनल में एंट्री लोगे, तो आपने कहा नेगेटिव टर्मिनल में। तो मैंने यही चीज लिखी थी कि आगे बढ़ते समय सेल का जो टर्मिनल आपके रास्ते में पहले आएगा आप वो साइन लेंगे। तो आपके रास्ते में आया माइनस साइन, नेगेटिव टर्मिनल पहले, तो आपने यहां पे ले लिया -E2। ठीक, अच्छा अभी आप कहां से कहां तक पहुंच गए, आप पहुंचे एफ तक और एफ से फिर आप पहुंचे ए तक, कोई भी रुकावट रास्ते में नहीं है। तो आपने लिखा भाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि कंप्लीट क्लोज लूप में अगर आप चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का सम करेंगे तो वो 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात। नाउ ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। अच्छा अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो या करंट की वैल्यू दी हो, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या दो इक्वेशन बनेंगे, एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसान होता है इस तरह से। अब मान के चलो कि आपको वर्क करना है, अब मेरे साथ आप बताना। तो अब हम वर्क करेंगे इन लूप, कौन से वाले लूप में, लेट्स से कहां से स्टार्ट कर दें, जहां से आपकी मर्जी हो। देखो तो मैं स्टार्ट करूंगा E F C D E, जहां से आपकी मर्जी हो। हाँ, तो E F, E से लेके F तक, F से लेके C तक, E F C D और ये E F C D E, ये बात क्लियर है ना। अभी आप ये देखोगे E से लेके F तक आप गए,
क्या आपको रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिली? नहीं मिली, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप F से लेके C तक जाओगे तो चेक करो रास्ते में क्या क्या मिल रहा है। तो जब आप F से लेके C तक गए, F to C, तो आपके रास्ते में सबसे पहले बैटरी आई, और ये बैटरी का देखो आप जा रहे हो फ्रॉम, देखो डायरेक्शन भी तो हमने कंसीडर करी है, मैं वही डायरेक्शन आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। तो हम जा रहे हैं F से लेके C तक इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है हमारा उल्टा। देखो F से C तक ये हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग या डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, और करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो यहां पर कैसा साइन लेना है? यहां पर आपको लेना है नेगेटिव साइन, लेकिन वो तो रेजिस्टेंस में लेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, देखो हम जा रहे हैं F से लेके C तक, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पहले तो बैटरी पड़ रही है ना, तो F से लेके C तक बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? तो आंसर है प्लस टर्मिनल, तो हमने प्लस साइन ले लिया। बैटरी में आपको डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है, मतलब बैटरी में आपको करंट की डायरेक्शन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप किस डायरेक्शन, मतलब आप पहले कौन से टर्मिनल में एंटर कर रहे हो। चलो, तो E2 में आ गया प्लस साइन, क्योंकि हमारी एंट्री यहां से हो रही है प्लस में। ना अभी बात करेंगे कि अब यहां पर हम पहुंच गए, अब इसके बाद हमारे रास्ते में आई रेजिस्टेंस R2। इस R2 में चेक करो कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपने कहा इस R2 में फ्लो हो रहा है करंट I2। अब आप ये देखो कि हम जा रहे हैं F to C और करंट आ रहा है ऐसे, देख रहे हो ना, तो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। अब आप इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहां आ गए और आप यहां आ गए, अब आप आओगे कहां से? बोला यहां से लेके यहां तक, क्लियर है? यहां से लेके यहां तक। अभी क्या करना है कि यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने क्या किया कि इस रास्ते में यहां से ऐसे आगे बढ़े, बात समझना, बात समझना, यहां से आप ऐसे आगे बढ़े, तो D to A आपको जाना है ना, C to D तो आप आ गए, C to D तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। अब आप जा रहे हो D to E, अब D to E जाते समय करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और हम भी जा रहे हैं ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम है, तो हमने ले लिया प्लस साइन। और कौन सी रेजिस्टेंस है? R1, और इस R1 में करंट कितना है? I1। इसके बाद आप यहां पहुंचे, यहां के बाद बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले आया? माइनस टर्मिनल, तो आपने यहां पे ले लिया माइनस E1 इज इक्वल टू, अब देखो जरा, आप यहां आ गए, अब आप यहां आ गए तो आपका जो लूप है ये कंप्लीट हो गया, और आपने यहां पे इसको लगा के लिख दिया इक्वल टू 0। अब आपको जो भी वैल्यूज वगैरह गिवन होंगी, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट एवर यू वांट इन द क्वेश्चन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे आपको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके वैल्यूज कैन बी यहां पे लिख देता हूं, डिजायर्ड वैल्यूज कैन बी फाइंड आउट। हाँ ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो भाई आप भी इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया, तो आप इसमें लिख दें फाइंड द वैल्यू। देखो एक ही क्वेश्चन में ना, एक ही क्वेश्चन में किरचॉफ का फर्स्ट रूल भी अप्लाई हो जाएगा और किरचॉफ का सेकंड रूल भी अप्लाई हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है भाई, हर एक ब्रांच में कितना करंट जो है फ्लो हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट यहां पे करना है। करीब आधे घंटे की वीडियो अपनी होने वाली है। चलिए, तो अभी देखो 10-15-20 मिनट में अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो मेन चीज थी कि आपको यहां पर ये अप्लाई करना आना चाहिए। तो दो चीज आप समझते हैं कि कभी भी इसमें बैटरी देखे, देखो या तो आपको क्वेश्चन में यहां पर ऑलरेडी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बना के देगा सर्किट में, और अगर नहीं देगा तो हम खुद से पहले सीखेंगे कि एक्चुअल में करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको जहां जहां बैटरी दिखे, यहां पर फर्स्ट लॉ भी लग जाएगा, आपको जहां जहां बैटरी दिखे उसके प्लस टर्मिनल में से करंट को बाहर निकाल दो। तो लेट्स से मैंने इसमें से कहा कि इसमें से करंट निकला I1, और याद रहे कि आप जितने कम वेरिएबल लेंगे उतना ही ज्यादा सुख की नींद आपको आएगी। ठीक है ना, ये हो गया I1। अब ये देखो, ये भी यहां इस बैटरी से भी करंट निकलेगा, और ये होगा करंट I2। क्लियर, I1 और ये I2। अब क्या करेंगे, देखो ये I1 से गए आप
यहां पे, इस बैटरी से करंट यहां पहुंचेगा और इस बैटरी से करंट यहां पहुंचेगा। अभी क्या होगा कि देखो ये प्लस टर्मिनल है, ये प्लस को तो पसंद नहीं करेगा ना, तो अगर इसको दूसरा रास्ता मिला है तो ये यहां पे जाएगा। ये करंट आया I1 और ये करंट आया I2, ये करंट यहां पे क्या पहुंचेगा I1 प्लस I2। अगर आप बुक में देखेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए कि ये I3 हो गया और फिर आपसे बोलेगा कि किरचॉफ रूल आपने लगा दिया, फर्स्ट रूल I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, काम खराब होगा, है ना, और मतलब गड़बड़ी हो जाएगी। तो अपन इसको आसानी से ऐसे सॉल्व करेंगे खुद से करंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके। क्लियर? अब देखो करंट ये I1 प्लस I2 नीचे पहुंचा। अब इसके बाद देखो इस सेल से क्योंकि I1 करंट निकला था तो हमने इस सेल में वापस से I1 भेज दिया, और इस सेल से I2 करंट निकला था इसलिए हमने इस सेल में वापस से I2 करंट भेज दिया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम कोई भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग कंसीडर करेंगे। लेट्स से मैंने ये डायरेक्शन यहां पर कंसीडर कर ली है, ठीक, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा जो है तरीके से, ये देखो मैं ऐसे एरो लगा देता हूं ताकि आपको यहां पर समझने में आसानी हो, ठीक। तो वेट करें थोड़ा सा, चलिए नाउ अभी देखो, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लूप लेंगे, ठीक, साथ में मेरे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इन लूप कौन सा लूप ले लें आप बताओ, कैसे सॉल्व करें, ए बी ई एफ और वापस ए तक, ए बी ई एफ और वापस ए तक आप पहुंचे। अब आप ये देखेंगे कि आप ए से लेके बी तक गए हो, कहां से कहां तक, आप ए से लेके बी तक गए, अब बी से लेके ई तक आओगे, बी टू ई, समझना। तो जब आप बी से लेके ई तक आए तो आप ये देखो कि रास्ते में क्या आया, देखो जरा, ए टू बी तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ लिखने नहीं है। जब आप बी से लेके ए तक आओगे तो देखो हमने भी तो डायरेक्शन यही कंसीडर करी है, बी टू ए, देखो ए से लेके बी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बी टू ई, ई टू एफ, एफ टू ए, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो जब आप बी टू ई गए तो करंट, और देखो बी टू ई मैं जा रहा हूं बी टू ई और करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो प्लस साइन लूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा I1 प्लस I2 का इनटू हो जाएगा करंट का इनटू रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं आगे साइन कौन सा लेना है इस पे डिस्कशन नहीं करता, ठीक, तो यहां पे तो प्लस साइन हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, E2F तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब F2A जाने पर मेरे रास्ते में पहले बैटरी आई और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, देखो मैं जाऊंगा F2A तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, तो मैंने यहां पे लिखा माइनस का 12 वोल्ट। अब मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ऊपर अब मेरे रास्ते में करंट मतलब रेजिस्टेंस आई और इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है I1, तो 5 ओम की रेजिस्टेंस इसमें करंट फ्लो हुआ I1, तो 5I1 मैंने यहां पर लिखा। और अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे जरा, प्लस साइन लेना या माइनस साइन, जरा बताओ, प्लस साइन या माइनस साइन, बोलो ना, कौन सा साइन, देखो यहां पे कौन साइन लेना है, तो भाई यहां पर मैं लूंगा प्लस साइन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ब्रांच में सेम है, तो प्लस 5I1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं देन आई गेट 2I1 प्लस 2I2 माइनस 12 को मैं उस साइड भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस का, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12, ठीक, और ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। इसी तरीके से मैं सेकंड लूप में यहां पे वर्क करूंगा, तो सेकंड लूप में जब मैं वर्क करूंगा तो मैं यहां पर येलो पेन ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा इन लूप, कौन से लूप में, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, और मेरी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मुझे जो है ना ध्यान रखना है कि मैं दोनों ही लूप में सेम डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन लूं, जिससे मुझे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो अब मैं बी से लेके सी तक जा रहा हूं, कोई ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूं सी टू डी, ठीक है, तो सी टू डी में जा रहा हूं और करंट कैसे जा रहा है, डी टू सी, तो यहां पे माइनस साइन मैंने लिया और ये देखो रेजिस्टेंस I3 और इस 3 में करंट है I2, ठीक है।
नाउ अभी देखो मैं जा रहा हूं C2D, और C2D जाते समय यहां पर बैटरी का प्लस टर्मिनल मुझे मिला तो मैंने +6 वोल्ट लिखा। इसके बाद मैं जा रहा हूं D2E, लेकिन करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इस ब्रांच में कुछ है ही नहीं तो मुझे कुछ नहीं लिखना है। अब मैं जा रहा हूं E2B, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अब देखते हैं जरा, करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है 2, और आप ये देखेंगे कि हमारी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट साइन होने के कारण से मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, और ये सम दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां पर ये हुआ -3I2, और ये हो जाएगा -2I1, ठीक है, हाँ जी भाई, इंटू कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का ही आएगा सब कुछ, और माइनस का 2I2, देखो ना, इस माइनस का इंटू अंदर करेंगे सब कुछ माइनस का हो जाएगा, 2 का इंटू करने के बाद, और इस 6 को मैं इस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो यहां पर ये सारे माइनस को कॉमन लेके कैंसिल वैंसिल कर देंगे, तो आप देखते हैं -3I2 और ये तो माइनस का 5I2 और माइनस का 2I1 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहां पर अगर मैं सारे माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल कर दूं तो मुझे मिलेगा 2I1 प्लस 5I2, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल कर ही दिया है ना, इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर इक्वेशन ये मैंने बना दिया 2, अब मैं क्या करूंगा, आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकंड, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12, ठीक। और यहां पर देखो ये क्या बनी है, 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, 2I1 जल्दी से लिख दो नहीं भूल जाऊंगा, 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या करें, आसान है वैसे तो, वैसे तो जो है आसान ही है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, ठीक है। गड़बड़ हुई होगी तो पूरा क्वेश्चन खत्म है अपना। चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करें कि 5 का इंटू कर देते हैं, यहाँ पे 5 का इंटू और नीचे 2 का इंटू कर देते हैं, ठीक। तो अपना ये I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 का इंटू नीचे 2 का इंटू, तो इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी दैट विल बी यहाँ पे 35I1 और ये यहाँ पे प्लस 10I2 और ये यहाँ पे 60 हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4I1 बन जाएगा प्लस 10I2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 6 हो जाए 12 और ये माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 31I1 और ये तो हो जाएगा कैंसिल और ये आपका 48, ठीक है, प्लस का ही आएगा। तो I1 की वैल्यू हो गई 48/31 और ये एम्पियर। अब आप इस I1 की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में आपका मन करे उसमें पुट करो और यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, लेट्स से सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट करें तो 2 इंटू I1 के प्लेस पर आप यहां पे रखेंगे 48/31 और यहां पर आपको मिलेगा 5I2 इज इक्वल टू 6 और सॉल्व करेंगे तो 48 मतलब 96 और प्लस में 31 तो 155 155I2 और यहां पर 31 का इंटू 6 से तो 186। चलिए ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, जल्दी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहां से 155 इज इक्वल टू 96 माइनस होगा ना इसमें से, तो 186 में से 6 गया तो ये आपका बचेगा, मतलब 90 बचेगा, 90। नाउ अभी I2 इज इक्वल टू 90/155, ठीक, तो 6, ठीक है। नाउ तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 से भी अगर आप इसको उड़ाओगे तो ये मिलेगा, ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 18 5 जा 90 होता है, ठीक है। और ये 5 3 जा तो 18/31 मतलब I2 इज इक्वल टू आ गया 18/31।
तो आप इस तरह से किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अच्छा, कभी भी वो बच्चे हमेशा गड़बड़ कर जाएंगे जिसके बारे में मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि जो बच्चे I1 I2 और यहाँ पे I3 दिखा देंगे, उनको क्या करना पड़ेगा ना कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर वहां पर वो कैलकुलेशन के झोल में झोल खा जाएंगे। क्लियर है? ऐसा अपन को नहीं करना है। क्लियर नाउ? तो अभी अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक जो है एक चीज निकालनी, वैल्यू तो निकालनी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको हम करना सीखेंगे, देन हम आपको फ्री कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में अज्यूमिंग पॉइंट ए एट 0 पोटेंशियल, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ऑफ पॉइंट डी। मतलब मुझे इस पॉइंट डी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो जरा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप इस पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर कर लें, 0, और इस डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें। तो देखो बड़ा आसान है। क्या करना होता है, मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं ए पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक जाऊंगा। ठीक, और मैं मानूंगा, देखो ये तो 0 वोल्ट पे और ये किसी ना किसी पोटेंशियल पे होगा। क्लियर? तो मैं ए से लेके डी तक जाऊंगा। देखो होता क्या है कि जब जब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी, मैं आई आर कंसीडर करूंगा। करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन सेम है तो मैं प्लस लूंगा, अदरवाइज मैं यहां पर माइनस लूंगा। ठीक, अगर बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले आएगा तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा और प्लस पहले आएगा तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा। हमेशा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मुझे करना है इस डी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से, तो मैं देखो वैसे तो ऐसा है कि मैं इस पूरे रास्ते को एक क्लोज लूप मान सकता हूं। एक क्लोज लूप तो कंसीडर नहीं होगा। ऐसे तो मैं यहां से जाऊंगा ए से लेके एफ तक, एफ से लेके सी तक और सी से लेके डी तक। क्लियर? चलिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट्स से चेंज इन ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं अगर ए से लेके यहां एफ तक गया, सुनना जरा, मेरा रास्ता होगा कुछ इस तरीके का। मैं यहां से कंसीडर करता हूं, ये रास्ता है। ठीक, नाउ अभी आप ये समझो कि यहां पर क्या करना है, मैं ए से लेके अगर एफ तक गया तो बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले आया तो मैं लिखा -2 वोल्ट। एफ से लेके मैं यहां तक गया ऊपर के साइड सी तक, तो मैंने देखा कि भाई 2 एम्पियर करंट इसमें आ रहा है और 2 ओम की रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहां पे लिखा करंट नीचे है और मैं ऊपर जा रहा हूं तो माइनस साइन लिया। अब करंट है आपके पास 2 और रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो गया। इसके बाद आप ये देखें कि आगे बढ़ते समय यहां से यहां पहुंचा सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पर बैटरी का मुझे प्लस टर्मिनल मिल गया। अब बैटरी का अगर मुझे प्लस टर्मिनल मिल गया तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर प्लस साइन लूंगा और बैटरी कितने वोल्ट की है, मैंने कहा 4 वोल्ट की, और डी पॉइंट का पोटेंशियल लेट से मैंने कंसीडर कर लिया V, तो यहां का पोटेंशियल मैंने लिख दिया V इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? नाउ देखिए, अच्छा मैं यहां से ना, मैं घूम के, मेरी मर्जी है, मैं यहां से भी जा सकता था, यहां से एक लूप में कंसीडर कर लेता। देखो मैं यहां से जाता, डी से स्टार्ट करता, डी ई एफ ए बी, इस तरह से एक लूप बन जाता। लेकिन मुझे इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर वगैरह की वैल्यू नहीं पता। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। देखिए जरा यहां पे देखो, -2, ये -4 वोल्ट +4 और ये प्लस V इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया और V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया? 2 वोल्ट। क्लियर है? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 2 वोल्ट। याद रखेंगे आप। चलिए, तो ये आपका मेथड है, कभी भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और हम यहां पर डिस्कशन करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए होमवर्क दूंगा और एक आध वैल्यू मैं निकलवा दूंगा। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ब्रांच। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो किरचॉफ लॉ है, टाइम कितना हो गया?
हाँ अप्रॉक्स 42 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, 42-43 मिनट की। मैं आपको बता दूं किरचॉफ लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो आपको ना जैसे क्यूब वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्यूब वाले कि क्यूब आपको बना हुआ मिल जाएगा, फिर आपको करंट निकालनी है। हाँ तो मैंने ना इस पर शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप सर्च करेंगे किरचॉफ लॉ क्यूब प्रॉब्लम बाय अभिषेक साहू, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मतलब एक वीडियो जरूर मिल जाएगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह के साथ इस तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस साल भी हम इस तरह के वीडियोस को लेकर के आएंगे, बट वो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लेना। तो इस वीडियो में देखो लिमिटेड टाइम के कारण मैं 2 घंटे पढ़ाऊं, 2.5 घंटे पढ़ाऊं, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है 1 घंटे में ही, है कि नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं, सेपरेट वीडियो में कर देंगे, सो दैट आप भी बोर फील नहीं करेंगे, आपको भी मजा आएगा। ठीक, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको साइन कन्वेंशन कैसे करने हैं तो आप ये देखो। यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये एक बैटरी है, ये आपको एक सर्किट मिल गई, आपको हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। तो मैंने क्या किया कि बैटरी ये 10 वोल्ट की है, तो यहां से कुछ करंट निकाल दिया I1, बैटरी है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकला I1, ये जंक्शन आया, जंक्शन से ऊपर करंट चला गया, लेट से मैंने कहा I2। ठीक, अब नीचे करंट कितना बता दूं, I3, बोलो बोलो, I3 बता दूं, नहीं, क्या करें कि कम से कम वेरिएबल रखें। तो मैंने कहा कि भाई यहां पर कितना हो गया, यहां पर ये करंट हो गया, अच्छा 1 मिनट, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन तो आपको करंट हर ब्रांच में आपको करंट निकालना था। अगर इस ब्रांच में कहा जाए, मुझे थोड़ा लेट ध्यान आया, कोई बात नहीं, इस ब्रांच में कहा जाए तो आप ऐड कर देना। ठीक, चलिए तो हम आ जाते हैं यहां पे नाउ। तो भी देखिए यहां पर देखो, इसमें करंट I2, तो यहां पर मैंने क्या किया कि I1 में से एक पार्ट जो है निकल गया, तो I2 बचा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इसमें कितना बचा, I1 में से एक पार्ट निकला, तो चलिए I1 यहां आया, I1 का एक पार्ट I2 ऊपर, तो बाकी का बचा हुआ कितना गया, बाकी का बचा हुआ नीचे पहुंच गया। तो भाई देखो इस ब्रांच में कितना करंट, I1 माइनस I2, यहां पर कितना करंट आया, यहां पर आया I1 माइनस I2। ठीक, यहां से I2 करंट आया, I2। अब देखना जरा, अब सुनना, ये भी एक बैटरी है, ठीक, ये भी एक बैटरी है, तो हमने कहा कि भाई इस बैटरी से भी कुछ करंट निकल रहा होगा, इसको मैंने नाम दे दिया I3, बनानी ही पड़ेगी मुझे नई इक्वेशन। ठीक ना, तो ये इसको मैंने नाम दे दिया I3। अब ये I3 करंट यहां आया और यहां से I2 करंट आया, ये दोनों करंट मिल गए, यहां से I3 और यहां से I2, तो ये दोनों करंट मिल गए, तो यहां क्या पहुंचा, I2 प्लस I3। ठीक, नीचे क्या पहुंचा, I2 प्लस I3। ठीक, चलिए इस I2 प्लस I3 में से आप ये देखेंगे कि I1 पार्ट यहां चला गया, ऐसा करना पड़ेगा। इस I2 प्लस I3 में से देखो एक्चुअल में क्या है कि भाई जितना करंट यहां से निकला उसमें से आप ये देखो कि ये दोनों मिल गए, जैसे मान लो ये 4 एंपियर हो गए, 5 एंपियर, तो I2 प्लस I3 और उसमें से I1 यहां चला गया, तो I2 प्लस I3 में से यहां पे क्या चला गया, I1, तो यहां क्या, इस वाली रेजिस्टेंस में कितना करंट आया, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, अब इस जंक्शन पे आ गए, इस जंक्शन पे आपने देखा, जैसे मान के चलो मैं इसको यहां बोल देता हूं कि ये I1 माइनस I2 करंट यहां से आया, और ये वाला जो करंट है, ठीक है, मैं देखता हूं भाई यहां पे देख लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, चलो मैं यहां लिख देता हूं, देखो जरा, तो मैं यहां बोल देता हूं कि भाई इसमें कितना करंट पहुंचा होगा, तो इसमें कितना करंट पहुंचा, नीचे आ गया I2 प्लस I3 और इसमें से I1 करंट हट गया, अब नीचे पहुंचा, यहां से आया I2 प्लस I3 माइनस I1, और यहां से आया इस साइड इस जंक्शन पे I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि I2 से I2 कैंसल, I1 से I1 कैंसल, तो भाई यहां पे इस जंक्शन पे
कितना करंट पहुंच गया इकट्ठा होके I3 बन गया, तो वो जो I3 करंट है वो कहां जाएगा, I3 करंट है वो जाएगा इसमें। और यही कहता है लॉ अपना कि जितना करंट जिस बैटरी से निकलता है उतना ही करंट वापस जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में आ गए होंगे, बोला सर यहां पे तो I1 करंट आ ही रहा था, फिर इसमें I1 कैसे चला गया। भाई एक्चुअल में I1 क्या है, कुछ नंबर होगा ना, जैसे मान के चलो I1 है आपका 4 एम्पियर, ठीक, अब यहां से आ रहा था मान के चलो 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर में से 4 एम्पियर चला गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक लूप कंसीडर करोगे, तो जो लूप आपके मन में पहले आ रहा है हम वो कंसीडर, लेट्स हमने नाम दे दिया भाई ए बी सी डी और इसको नाम दे दो ई, ठीक। चलिए नाउ ये ऐसा कर लेना चाहिए अपन को, ए बी सी, ठीक है। चलिए ए बी सी और ये डी और ये पॉइंट हो गया ई। अब अपन क्या करें कि यहां पर ना, यहां पर डायरेक्शन हमने ऐसे ले ली, ठीक, ये डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन ले ली, ठीक है। देखो जरा अब क्या करेंगे, आराम से सॉल्व करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठंडे दिमाग से हम इसको सॉल्व करते हैं। साइज वाइज का इंक्रीज करना चाहें तो आराम से कर देते हैं। देखो जरा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो मैंने यहां पे एक लूप ले लिया और इस लूप को मैंने नाम दे दिया इन लूप। कौन से लूप में, इन लूप। देखो जरा ए बी ई ए बी ई ए, इस लूप में वर्क करेंगे। देखो इतनी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है कि आप इतना काम कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यूज निकालने का काम तो मैं आपको छोड़ ही दूंगा। देखो ए से लेके बी तक जाऊंगा तो करंट तो रेजिस्टेंस आई 4, और देखो मैं जा रहा हूं ए टू बी और करंट भी जा रहा है ए टू बी, ठीक, तो मैं यहां पे प्लस साइन लूंगा। अब बी से लेके यहां तक आऊंगा तो इसमें करंट आ रहा है, देखो मैं जा रहा हूं बी टू ई और करंट भी आ रहा है ऐसे ही। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो करंट कितना I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम। चलिए इसके बाद यहां से यहां तक गया तो इस वाली रेजिस्टेंस में मैं जा रहा हूं E2A और करंट भी जा रहा है इसमें E2A, तो प्लस साइन ले लिया I1 इंटू 1 ओम, तो 1 ओम। चलिए इसके बाद हम यहां पहुंचे तो बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले, तो माइनस का 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4I2 प्लस यहां पे ये 2I2 प्लस 2I3 और यहां पर ये हो गया आपके पास I1 इज इक्वल टू 10। भाई बहुत सारी इक्वेशंस यहां पे जो है इस तरीके से बन रही है। अब क्या करें, 4 और 2 6, मतलब 6I2 और प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर मैं ना यहां पर ऐसा करता कि इसमें अगर सेपरेट करंट ना मानता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। इस बैटरी से तो खुद का कुछ करंट निकलेगा, मैं इसको I1 I2 के फॉर्म में लिखता, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, बहुत कॉम्प्लेक्स सी जो है इक्वेशन वो वैसे भी बन जाती, ठीक है। चलिए तो मैंने इसको यहां पे ये बनाया, इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर ही लेंगे अपन इसको। नाउ अभी देखिए यहां पर अगर करना है कि सेकंड इक्वेशन बनाएंगे ये वाले में, तो मैंने यहां पे लिखा इन लूप। कौन से लूप में वर्क कर लें, तो ए ई डी ए, तो ए ई डी ए में वर्क करते हैं। तो ए से लेके ई तक जाओ, ठीक है। देखो ए से लेके ई तक जाओगे, ए से लेके ई तक तो यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी आ रही है, प्लस टर्मिनल पहले पड़ रहा है तो आपने प्लस साइन लिया। ए से लेके ई तक जाओगे तो आपकी डायरेक्शन ए ई और करंट की डायरेक्शन ई ए है, तो यहां पे आपने माइनस साइन लगाया और I1 इंटू 1, तो आपने यहां पे लिखा I1 ओनली। फिर आप आए ई से लेके यहां तक डी तक, तो भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, तो आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमने प्लस साइन लिया, क्या लिया I2 प्लस I3 माइनस I1 और यहां पे इंटू कर दिया कितने का, 2 का इंटू कर दिया। यहां से यहां तक जाओगे तो प्लस 4 सॉरी प्लस नहीं माइनस साइन आएगा, है ना, क्योंकि आपकी डायरेक्शन D2 है और करंट जा रहा है इतना, ठीक है। तो आपने यहां पर लगाया माइनस साइन और ये देखो करंट कितना I2
मतलब I1 माइनस I2 और करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस है 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां मिलेगा 10 माइनस I1 और ये प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 हाँ जी भाई माइनस 4I1 और ये प्लस का 4I2 साइन कन्वेंशन को जो है यहां पे अप्लाई करने के बाद अब I1 वाले कितने हैं? ये 4I1 2I1 6I1 और ये माइनस का 7I1 तो माइनस के 7I1। I2 वाले कितने हैं? 4I1 और 2I1 तो प्लस के मतलब I2 वाले 6I2 ठीक है और ये प्लस के 2I3 और यहां पे ये बन जाएगी आपकी और ये 10 इस साइड आ जाएगा तो माइनस के 10। तो ये बन गई आपकी एक और इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यहां पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है चलिए तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। चलिए अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो थर्ड इक्वेशन मैं बना सकता हूं यहां पे और थर्ड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा यहां पे झंझट होगा। मैं एक काम करता हूं कि इस डायग्राम को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के ये चलो मैं यहां पर ये हटा देता चलो ये इतना सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए तो इसको हम ऐड कर देंगे अपनी रिसोर्स लाइब्रेरी में 27D और यहां पर हम इसको यहां से इनपुट कर लेंगे रिसोर्स लाइब्रेरी 27D नाउ। तो यहां पर आपके पास ये डायग्राम आ गया। चलिए तो उस डायग्राम को एक मिनट देखिए थोड़ा साइड में करें थोड़ा सा ऊपर बस अभी देखो तो ये डायग्राम हमारे पास एज इट इज है। अब मुझे इस लूप में इस थर्ड वाले में वर्क करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा इन लूप कौन से लूप में इस वाले में BCD ठीक ना। अभी हम क्या करेंगे कि B से अगर मैं C तक जाऊंगा तो कुछ नहीं आ रहा रास्ते में कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं यहां से B से लेके C तक गया कुछ नहीं आया लेकिन C तक आया तो बैटरी का प्लस टर्मिनल मुझे रास्ते में मिला तो मैंने इसको लिखा +5 ठीक ना। अब D तक आ गया फिर मैं जाऊंगा ऊपर तो करंट की डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 और इनटू करूंगा यहां पे I2 प्लस I3 माइनस I1 ठीक ना। अभी इसके बाद मैं ऊपर और ऊपर जाऊंगा तो यहां पे फिर से माइनस साइन लूंगा क्योंकि मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो -2 I2 प्लस I3 मेरे साथ सॉल्व करना आप लोग ठीक और यहां पर इक्वल टू में 0। चलिए तो अभी मैंने यहां पे क्या किया कि +5 चलिए -2I2 प्लस -2I3 और ये +2I1 -2I2 और ये -2I3 इज इक्वल टू 0 और यहां पर अगर मैं देखूंगी I2 और I2 ये हो गया -4I2 ठीक है और इसके बाद I3 और I3 ये हो गया -4I3 और इसके बाद यहां पर आप ये देखेंगे कि भाई ये क्या है ये प्लस का 2I1 तो ये हो गया प्लस का 2I1 इज इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस का ठीक। चलिए ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करें कि यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखें और इक्वेशंस को देखने के बाद हम यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। हालांकि इस क्वेश्चन में हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पर I1 I2 I3 की इक्वेशंस को सॉल्व हमें करना पड़ेगा। देखिए जरा तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को देखता हूं तो यहां से कोई इक्वेशन बन सकती है लाइक देखो 7I1 6I2 2I3 हाँ ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां पर
ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेके कुछ ना कुछ करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और इसको पहले खुद से ट्राई करता हूं, फिर आपको इस वीडियो में यहां पर मैं सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको पॉज करूंगा अभी वीडियो को थोड़ा सेव करके, मैं खुद से इन इक्वेशन को सॉल्व करूं फिर आगे बढ़। मेरे पास ना मैंने क्या किया कि इन तीनों इक्वेशन को जो मैंने अभी बनाई हुई थी, इन तीनों इक्वेशंस को मैंने एक लाइन में लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन के थोड़े माइनस साइन को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मतलब इसको प्लस का बना दिया, तो यहां पर जो है ये साइन चेंज हो गए। ठीक ना, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन तीनों को जब मैंने एक लाइन में लिखा तो मुझे अपने आप से क्लियरिटी हो गई कि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे कि भाई ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखा तो मुझे पता पड़ा कि भाई अगर मैं इनको ऐड कर दूं सिंपली, तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपली ऐड करने से आई विल गेट टू नो कि भाई यहां पर ना ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर मुझे मिलेगा 8i1 ऐड करने पर इज इक्वल टू 20। सो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/8। सो यहां पर ये मुझे मिल जाएगा 2.5 एम्पियर। चलिए, तो i1 की वैल्यू कितनी हो गई, i1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अब आप क्या करेंगे कि भाई देखो, आपने इस तरह दिमाग लगाया, अब आपने i1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो आप अब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करें आसानी से, देखो क्या कर सकते हैं, i1 की वैल्यू आप निकाल दी। अब आप क्या करें, यहां पे देख लो कहीं कुछ और कैंसलेशन वगैरह हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो आप आसानी से दो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में i1 की वैल्यू पुट कर लो और इस इक्वेशन में i1 की वैल्यू पुट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, लेट्स से तो पुट वैल्यूज, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो यहां से कुछ ट्राई कर सकते हैं अपन, ऐसा है ना, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं ये सेकंड या थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट में करूंगा ज्यादा ठीक रहेगा, फर्स्ट और थर्ड में कर लेता हूं, क्योंकि फर्स्ट में मुझे 7 का इंटू नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में i1 की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा 2.5 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। नाउ अभी क्या होगा, आप इसमें वैल्यू पुट कर लो 2i1, तो i1 की वैल्यू 2.5 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस का है, माइनस का 4i2, ठीक, माइनस का 4i3 इज इक्वल टू माइनस का 5। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करें भाई, यहां पर देखो मैं i3 को कैंसिल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर ना 2 का इंटू कर दूंगा। अच्छा एक सेकेंड, पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो इस 2.5 को भेज दूंगा इस साइड, तो ये बनेगा 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5, और ये बन जाएगा मेरे पास -4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू -10। ठीक, ये कुछ इक्वेशन और ये कुछ इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, दोनों को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो आप क्या करें, 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5 और माइनस का 4i2 माइनस का 4i3 इज इक्वल टू माइनस का 10। मैं कैंसिल करना चाहता हूं, तो यहां पे 2 का इंटू कर दूं और यहां पे 1 का इंटू कर दूं। तो 2 का इंटू करने पे यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जरा, यहां पे हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 का इंटू करने पे यहां पे हो जाएगा 4, ठीक, और यहां पे हो जाएगा 15, ये हो गया 15। तो और उसके बाद मैं ऐड कर दूं, अब तो आप समझ गए ना, तो ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा आपके पास 8i2, और यहां पे आपको मिल जाएगा 2 का इंटू तो वगैरह सब कुछ मैंने कर ही दिया, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो i2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5/8, अगर 5/8 एम्पियर। ठीक, अब इसके बाद आपका जो होमवर्क है वो ये है, 5/8 एम्पियर है, आप इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.66 एम्पियर। ठीक, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, होमवर्क है ये, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं
वैल्यू ऑफ I3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। और आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो को वेट करना है, जो कि आपको जल्दी मिल जाएगी। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे इसको, लेक्चर 8 चैप्टर 3 अभिषेक साहू सर, आप लिखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।